पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसको समझना बहुत आसान है। और इसको समझने के पहले हम ये समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से इन्फ्लुएंस्ड होती है। और पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो अप्रोच है वो जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इससे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंटरनेशनल सिस्टम का डिसाइड होता है। तो दो तरह के स्ट्रक्चर की बात हुई इंटरनेशनल लेवल पर। एक हो गया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एक हो गया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंटरनेशनल सिस्टम। पॉलिटिकल इकोनॉमी से इंटरनेशनल सिस्टम के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइड होते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ये कंडीशन पैदा करते हैं, जिस कंडीशन से ये पता चलता है कि जो वेल्थ है और जो रिसोर्सेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कैसे होगा। इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है, उसके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अप्रोच कैसे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ और यस पता चलता है। और जब इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट की बात आती है तो ये देखा जाता है कि कन्फ्लिक्ट कब होता है। कन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो लोगों के इंटरेस्ट अलग हैं, दो इंटिटी के इंटरेस्ट अलग हैं, दो ग्रुपिंग्स के इंटरेस्ट अलग हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे दो नेशंस के इंटरेस्ट अलग हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। और कुछ उनके ऐसे डिमांड्स हैं या उनकी ऐसी कोई जरूरत है या उनका अपना कोई क्लेम है और उस क्लेम के लिए कन्फ्लिक्ट होता है। अब जब वेल्थ और रिसोर्सेस, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दो बातें हो सकती है। या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो या इनइक्विटेबल हो। अब जैसे ही ये इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेस होगा तो ये जनरली जब इनइक्विटेबल जो कन्फ्लिक्ट है, अगर इक्विटेबल है, अब हम यहाँ पर इस कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हम कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं हेंस इट इज प्रूव्ड कि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ और रिसोर्सेस नहीं है। क्योंकि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता, एक ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच होता जहां जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसे होते इंटरनेशनल सिस्टम के और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे होते जहां इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेस होता, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होता। कन्फ्लिक्ट है इट मींस कि इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, वेल्थ और रिसोर्सेस का। एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है जहां इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ एंड रिसोर्सेस का। अब आगे का टर्म क्या है, एक्सप्लॉइटेशन। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स मींस मॉडर्न और प्रेजेंट इरा में जब हम इसको देख रहे हैं तो ये होगा द स्ट्रक्चरल डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये कैपिटलिज्म है तो ये क्या करता है, कैपिटलिज्म लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन। किसके द्वारा, रिच नेशंस और रिच बिजनेसमैन पर्सन। और जो स्ट्रक्चर है
जिस स्ट्रक्चर में इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो समाज में डिवीजन है, जो सोसाइटी में डिवीजन है, उस डिवीजन के चलते ये कन्फ्लिक्ट की समस्या आती है। और ये डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, अगर ये कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, अगर ये इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है जहां वेल्थ और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल है, इसका मतलब वो जो मटेरियल वेल बीइंग में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और ये सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करता है। और ये डिवीजन ही आगे चल के सोशल और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट का रीजन बनता है। अब वर्ल्ड में क्या है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। वर्ल्ड को हम देखते हैं कि नॉर्थ ग्रुप और साउथ ग्रुप में डिवाइडेड है। नॉर्थ यानी नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर को अगर हम देखें साउथर्न हेमिस्फेयर से तुलना करें तो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में पाए जाएंगे। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज साउथर्न हेमिस्फेयर में पाए जाएंगे। सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बाय इनकम गैप। इनकम गैप काफी ज्यादा है। वर्ल्ड इज डिवाइडेड बाय इनकम गैप। गैप किसके बीच है? दो तरह के कंट्री हो गए वर्ल्ड में, एक रिच और एक पुअर। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो द शेयर ऑफ द इनकम फॉर द रिचेस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व के 20% अगर जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पॉपुलेशन है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड में है, इनके बीच और जो पुअर कंट्रीज हैं इनके बीच जो 20% वर्ल्ड के रिचेस्ट पॉपुलेशन है, जो डेवलप्ड कंट्री में है, ये वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी का, वर्ल्ड की इकोनॉमी का 70 to 85% सिर्फ इनके पास होता है। 75 to 80% जो है वेल्थ या रिसोर्सेस इनके कब्जे में है। तो दुनिया में 1.3 बिलियन पीपल ऑन द अर्थ हैव इनकम लेस देन $150 पर कैपिटा ईयर। यानी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 1.3 बिलियन करीब लोग हैं जिनका इनकम एक साल में, अगर $, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो $150 पर कैपिटा ईयर भी नहीं है। और जो रिच इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं वहां पर विश्व की 1/4 ही पॉपुलेशन है, लेकिन विश्व की 3/4 जो सामान है, जो गुड्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। जो रिच कंट्री हैं, जो रिच इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, ये इनका पॉपुलेशन लेस देन अ क्वार्टर, वर्ल्ड पॉपुलेशन का लेस देन अ क्वार्टर, विश्व की सारी पॉपुलेशन का 1/4 से भी कम इनकी पॉपुलेशन है। बट इनका कंजम्पशन जो है, लेकिन ये ज्यादातर कंजम्पशन जो है एनर्जी के फॉर्म में है। वर्ल्ड की 75% एनर्जी और रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। और विश्व के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी तक जो बेसिक इकोनॉमिक नेसेसिटीज होती हैं, यानी कि डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी इतना है कि विश्व के बहुत सारे देशों में अभी तक 2 जून की रोटी लोगों को नसीब नहीं है। जो बेसिक इकोनॉमिक नेसेसिटीज होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान होता है, वो विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोगों को उपलब्ध नहीं है। विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की जो जनता है वो, उनके जो न्यूट्रिशनल लेवल है, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन, बहुत ही ज्यादा है। और ये बहुत देशों में बढ़ता चला जा रहा है। हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी है। और लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज है। और इनकी लाइफ काफी दुख भरी, मिजरेबल है। ये इनके इकोनॉमिक सिस्टम को, जो ऑलरेडी वीक है, और वीक बना देता है। इस तरह विश्व में 2 तरह की इकोनॉमी हो गई।
एक ऐसी इकोनॉमी है जो डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी है, जो रिच कंट्री की इकोनॉमी है, एक ऐसी इकोनॉमी है जो पुअर कंट्रीज की इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी है। इनका सारे रिसोर्सेस पे, वेल्थ पे पूरा अधिकार है, इनके पास कुछ रिसोर्सेस है भी तो वो गिरवी है, उसका प्रयोग कुछ और कर रहे हैं। और यहाँ गरीबी जो है वो इस स्तर पर है, न खाने के हुए है न पहनने को है, और ये और गरीबी इनकी बढ़ाई जा रही है। ये जो इनइक्वालिटी है, इसका योगदान होता है इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट में। और इसको फ्री मार्केट कैसे बढ़ावा देता है, इसको भी समझना है। फ्री मार्केट, कुछ विचारकों का ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटीज सभी को एक समान मिले, इसके लिए एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए जो रिच और पुअर कंट्रीज के बीच जो गैप है, उस गैप को कम करना बहुत जरूरी है। और जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, एक यूनिवर्सल, एक वैलिड रूल है कि सभी का भला तभी हो सकता है जब व्यक्तिवाद के सिद्धांतों को महत्व दिया जाए, जहां व्यक्ति के रीजन को, जो उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं, व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को, व्यक्ति के संपत्ति प्राप्त कर लेने की आकांक्षाओं पर कोई बंदिश ना हो, और मार्केट एक्सचेंज सिस्टम हो। क्योंकि ये मार्केट एक्सचेंज सिस्टम सेटिस्फाई द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, और ये क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे मार्केट एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे हर इंडिविजुअल बेनिफिटेड होकर इन द परस्यूट ऑफ वेल्थ वो लगे हो सकते हैं, वो अपनी संपत्ति बना सकते हैं, संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। मार्केट या स्टेट किसी के संपत्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। सरकार का जो रोल हो जाता है, जो गवर्नमेंट का रोल होता है, ओनली नर्चरिंग अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फॉर प्रमोटिंग ए फ्री मार्केट सोसाइटी। सरकार का बस एक काम होता है कि फ्री मार्केट सोसाइटी को प्रमोट करे और एक अच्छे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का निर्माण करे, जहां राइट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी तरह सेफ हो। अगर राइट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सेफ रहेगी तो ये मार्केट भी बेनिफिटेड होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। और जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन अंततः एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाएगा और ये समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं वो ऐसा मानते हैं। और इसके अपोजिट में आता है मार्क्सिस्ट थ्योरी। क्योंकि जब हम इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि कन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी होता है, जहां एक तरफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वो काम करती है और दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी काम करती है। कैपिटलिज्म को मार्क्सिस्ट मानते हैं कि ये जो फ्री मार्केट मैकेनिज्म है, ये सिर्फ इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम नहीं है, बट इट्स अ डोमिनेंट क्लास कंट्रोल है। वो इसे डोमिनेशन ऑफ क्लास मानते हैं, डोमिनेंट क्लास कंट्रोल। कौन मानते हैं? मार्क्सिस्ट। यहां आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होता है, कैपिटलिस्ट या लिबरल मार्केट इकोनॉमी, लिबरल मार्केट इकोनॉमिक मॉडल और मार्क्सिस्ट मॉडल में जो मार्क्सिज्म है वो एनालाइज करता है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको एक रिलेशन की तरह देखता है दो क्लास के बीच, जिसमें एक क्लास को वो सर्वाहारा यानी प्रोलेटरेट जो बने होते हैं वर्कर्स जो वेज अर्न करते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, और दूसरा वर्ग होता है बुर्जुआज
बुर्जुआज वो होते हैं जो मोनोपोलाइज करते हैं कैपिटल को, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्शन में, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल पे इनका कंट्रोल होता है। ये दो वर्ग, ये दो क्लास, और इनका मानना है कि इस तरह के सिस्टम में, जैसा ऊपर बताया गया है, जो बुर्जुआज हैं वो इन ये डोमिनेंट क्लास हो जाते हैं, इनका कंट्रोल होता है। सिर्फ सिस्टम पे ही नहीं, कल्चर पे, रिलीजन पे, स्टेट पे, सब पर इनका कंट्रोल हो जाता है। वो वर्करों को कम देना चाहते हैं और अधिक काम लेना चाहते हैं, और जो सरप्लस होता है, सरप्लस वैल्यू, सरप्लस जो लेबर के द्वारा क्रिएट होता है, जो फंडामेंटल्स हम ऑलरेडी जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो उसका फायदा लेते हैं। और ये कन्फ्लिक्ट समाज में इनइक्वालिटी को फैलाती है, और जब ये इनइक्वालिटी को फैलाती है तो वायलेंस मैनिफेस्टेड होता है, स्ट्रगल अवश्यम भावी होता है क्लासेस के बीच। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट की शुरुआत यहीं से हो जाती है, जब ये क्लास डिवीजन जो है कैपिटलिज्म सोसाइटी में, जहां प्रोलिटरेट्स अपने अधिकार की मांग करने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ इस तरह से अन्याय होता है। और ये जो क्लास एंटागोनिज्म है, इसको एक इक्वल सोसाइटी बनाकर ही, मार्क्सिज्म के अनुसार एक इक्वल सोसाइटी जब बनेगी तभी इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इक्वल सोसाइटी का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होंगे। मार्क्सिज्म की थ्योरी के हिसाब से जो प्रोलिटरेट्स होते हैं, ये सबसे क्रिटिकल सोशल फोर्स हैं उस स्ट्रगल के, जिससे क्लासलेस एंड हार्मोनियस सोसाइटी स्टेब्लिश होगी, जिससे क्लासलेस और हार्मोनियस सोसाइटी स्टेब्लिश होगी। इन्हीं के क्रांति के दम पे एक समाज का निर्माण होगा, जहां पर कोई क्लास नहीं होगा और हार्मोनियस सोसाइटी होगी। उत्पादन के सभी साधनों पर सर्वहारा प्रोलेटारिएट्स का कब्जा होगा, और जब सभी बराबर होंगे तो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट की नौबत नहीं आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का क्या संबंध है? हर देश को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक फॉरेन मार्केट की जरूरत होती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और यहां से रॉ मटेरियल्स के लिए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये बहुत क्रूशियल होते हैं प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी के लिए। और सेल करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अपना खुद का मार्केट सैचुरेटेड होता है, और ये प्रेशर होता है एक तरह से कि हमें एक अलग से भी मार्केट चाहिए जहां हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। कैपिटलिज्म में इसको बहुत फायदा मिलता है ऐसे देशों के पास जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या मैन्युफैक्चरिंग हब जिन कंट्रीज के पास है, वो मार्केट, जैसे चीन मार्केट है एक बहुत बड़ा उसका, भारत, चीन वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब अभी भी है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है कंपनियां, अमेरिका तक उसका मार्केट है। फॉरेन मार्केट, अपने देश के मार्केट के अलावा फॉरेन मार्केट, और वर्ल्ड से रॉ मटेरियल्स लेने के लिए उसकी अपनी अलग डिप्लोमेसी होती है, जियो पॉलिटिक्स होता है। इससे क्या है कि जिस कंट्री में, जिस फॉरेन में ये फॉरेन मार्केट क्रिएट करते हैं, वहां के जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब जिस फॉरेन लैंड पे ये मार्केट को अपने जहाँ प्रोडक्ट जहाँ डंप करते हैं, वहां के डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस पर प्रेशर आ जाता है, और जब इस पर प्रेशर आता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब ये कैपिटलिज्म एक अनकंट्रोल्ड रूप में पहुंच जाता है, क्योंकि कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट और लिबरलिज्म के होने के चलते ही दूसरी कंपनी दूसरे देशों में जाकर अपना प्रोडक्ट बेचती है। ये पॉलिसी जो है, इस तरह से अगर मार्केट कैपिटलिज्म चलता रहा तो यहाँ एक डर रहता है कि कहीं एट द एंड इंपीरियलिज्म में ना परिवर्तित हो जाए।
ऐसा ना हो जाए कि आर्थिक रूप से ये फॉरेन लैंड उस आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश का गुलाम बन जाए। ऐसा इतिहास में भी हुआ है। जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स जैसे भारत को उन्होंने एक मार्केट बना लिया था, यहाँ के रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और यही धीरे धीरे जो है मार्केट कैपिटलिज्म, हम कहीं ना कहीं उनकी गुलामी में चले गए। मनी मार्केट पे उनका कंट्रोल रहता है। तो ये जो डर है और ये जो सिचुएशन होता है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रेशर और इनको फॉरेन मार्केट की तलाश, यहां से शुरू होता है इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। कौन सा कन्फ्लिक्ट? इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट। कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर कितना रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। WTO जैसी संस्था से जुड़ा होना और इसके नियमों के तहत प्रतिबंध, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं किसी कंट्री के द्वारा जो लगाए जा सकते हैं। डेब्ट क्राइसिस जो अलग है, जो डेवलप्ड कंट्री या ऐसे कंट्री जैसे चीन जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो जब दूसरे कंट्रीज को डेब्ट देते हैं और उसके ट्रैप में फंसा लेते हैं, वो भी एक इंपीरियलिज्म की तरफ जाने वाला रास्ता होता है। यहां भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। लेनिन ने पहले ही कहा था कि एक्सटर्नल आउटलेट फॉर सरप्लस गुड एंड फाइनेंशियल external outlet for surplus good and financial investment is needed for the survival of capitalism. कैपिटलिज्म सरवाइव तभी करेगा ऑन ग्लोबल स्केल, ग्लोबल स्केल। और ये हम सरप्लस गुड को, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को एक एक्सटर्नल आउटलेट जो है, और यही एक्सटर्नल आउटलेट जो है वो कहीं ना कहीं जो ये सिचुएशन बन जाता है कि कंट्री फॉरेन मार्केट की तलाश में रहती है। और ये जो इंटरनेशनल कैपिटलिज्म में जो राइज होता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कुछ कंट्री जो हैं वहां कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने लगता है। और जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है तो फिर रिच पुअर डिवाइड बढ़ता है। रिच पुअर डिवाइड बढ़ता है तो फिर ये रिच और पुअर का डिवाइड वेल्थ और रिसोर्सेज का कन्फ्लिक्ट को जनरेट करता है। और यहाँ तो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट होगा ही। आज के समय की इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो समय है, इसने जो स्टेट के रोल है इनको रिड्यूस कर दिया है। स्टेट के रोल को रिड्यूस कर दिया है। अब जो स्टेट हैं वो बस एक लीगल फोर्स रह गए हैं, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ही रह गया है। और ये भी किस लिए? फ्री मार्केट के लिए, फ्री मार्केट की सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में तर्क है कि इसने प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक सेक्टर्स भी क्रिएट किए हैं और मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स भी क्रिएट किए हैं। इसने कुछ देशों को वो प्लेटफॉर्म दिया है, मौका दिया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी, कि वो अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकें। और ऐसा भी माना जाता है कि इसने कुछ गरीब देशों को और गरीब भी बनाया है। जो डाउन ट्रोडन, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनके रिसोर्सेस जो हैं वो जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनके द्वारा उनको काफी ज्यादा उसका दोहन किया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट के बारे में जब हम बताएंगे तो इन सभी पॉइंट्स की चर्चा हमको करनी पड़ेगी। हमको पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन सबों को जब हम डील करेंगे, इन सबों के बारे में जब हम बात करेंगे, तब हम और वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में चाइना, USA, इंडिया, जापान, इनके कॉन्टेक्स्ट में कहाँ इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, जब तक हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम इसको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और ये सारा
यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को समझने के लिए।